हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट 2। देखिए, ई कोलाई मैंने आपको लास्ट 5 या 6 स्टेप्स के प्रोटीन्स और एंजाइम्स बताए थे जो आफ्टर मेल्टिंग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो मेन एंजाइम आपका रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। ई कोलाई के अंदर आपके 5 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करता है उसे समझने के लिए आपको 3 वर्ड समझने बहुत ज़रूरी है। एक होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, एक होता है पॉलीमराइजेशन और थर्ड होता है आपका प्रोसेसिविटी। तो मैं आपको ये तीनों समझाऊंगा, उसके बाद में जो 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उसके फीचर्स और जो जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बारे में। आपको मालूम है डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसमें आपका जो एडेनिन होता है वो आपका पेयर करता है थायमिन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही ग्वानिन पेयर करता है आपका साइटोसिन से, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आपको ये मालूम है हमेशा प्यूरिन पेयर करता है प्रीमिडीन से। तो इस साइड आपके प्रीमिडीन है, इस साइड आपके प्यूरिन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो हो गए प्यूरिन इस साइड वाले Ag, और इस साइड वाले हो गए आपके pyrimidine। देखिए, आपके न्यूक्लियस में जहाँ डीएनए होता है, चाहे बैक्टीरियल सेल में जहाँ आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, वहाँ पर आपका पीएच होता है। ठीक है, हर कंपार्टमेंट का पीएच होता है। तो जब ये पीएच चेंज होता है तो ये जो फॉर्म होती हैं Ag और Ct, ये अपनी फॉर्म को चेंज कर देती हैं, मतलब ये स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में आ जाती हैं। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है AC, एडेनिन और साइटोसिन आपकी अमीनो फॉर्म में रहता है। जब ये पीएच चेंज होगा, जब ये अनस्टेबल फॉर्म में आएंगे तो किस फॉर्म में हो जाएंगे, आपके इम्यूनो फॉर्म में। ऐसे ही ग्वानिन और थायमिन आपका कीटो फॉर्म में रहता है जब पीएच नॉर्मल रहेगा। जब पीएच चेंज हो जाएगा तब कौन से फॉर्म में आ जाएंगे, आपके इनॉल फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये आपके अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला दोनों ही आपके अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, जब ये अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं उस प्रोसेस को आप कहते हो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो इसे हम टॉटोमेरिक शिफ्ट भी कहते हैं। तो जब अनस्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जब अनस्टेबल फॉर्म क्रिएट हो जाती है उसकी जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। अब इधर आप समझना, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, एडेनिन है, ये आपका स्टेबल फॉर्म में होगा तो क्या होगा, अमीनो फॉर्म। तो ये पेयर करेगा थायमिन से। अब समझ लो पीएच चेंज हो गया, अमीनो फॉर्म आपका चेंज हो गया इम्यूनो फॉर्म में। तो मैंने इसके ऊपर स्टार शो कर दिया। ठीक है, स्टार का मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म में है। तब ये आपका थायमिन से पेयर नहीं करता है, तब ये दूसरे प्रीमिडीन से पेयर करेगा और आपका बेस पेयर हो जाएगा AC। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर ग्वानिन आपका अनस्टेबल फॉर्म में आ गया तो ये आपका स्टार दिखाओगे आप इधर, और G आपका C से पेयर नहीं करेगा, किससे पेयर करेगा, T से। सेम रूल चलता है C के लिए। C जब अनस्टेबल फॉर्म में होगा G से पेयर नहीं करेगा, किससे पेयर करेगा, आपका A से। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। जब स्टेबल फॉर्म में होते हैं तो नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हैं, जब अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं तो इनकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब इस केस में मैंने आपको प्रूफ रीडिंग बताया। एक क्या याद रखोगे, डीएनए पॉलीमरेज में 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक होती है 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर मेंशन की है 3:5। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब आप इस डायग्राम को देखना, अब ये समझिए ये टेम्पलेट है। ठीक है, और यहाँ पर न्यूली की सिंथेसिस हो रही है, न्यूली स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पर A है। ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या आना चाहिए था, आपका थायमिन, क्योंकि A किससे पेयर करता है, आपका T से। अब इस केस में क्या हुआ,
जो अनस्टेबल फॉर्म है वो सी की है, मतलब सी आपका ये प्रेजेंट है, सी के ऊपर स्टार दिखा दिए तो ये अनस्टेबल फॉर्म है। सी पेयर करता है जी से, लेकिन जब सी आपका अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा तो सी किससे पेयर कर जाएगा, आपका ए से। ठीक है, जब सी के ऊपर स्टार होगा तो सी आपका पेयर करता है ए से। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में पेयर करेगा जी से, अनस्टेबल फॉर्म में पेयर करेगा ए से, टॉटोमेटिक इफेक्ट के प्रोसेस के थ्रू। तो आपका सी पेयर कर गया यहाँ पर ए से, क्योंकि सी ए आपका अनस्टेबल फॉर्म में है। जब ये पेयर कर गया तो ये तो करेक्ट कम्बिनेशन नहीं है ना, तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पॉज हो जाता है यहाँ पर। तो इस स्टेप को क्लियर करने के लिए, सही करने के लिए जो एंजाइम एक्टिविटी यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, वो होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, वो कौन सी है आपकी 3:5। देखिए 3 है यहाँ पर, तो थर्ड टर्मिनल आपका ये होता है, 3 ये होगा, 5 इस तरफ होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन आपका 5:3 डायरेक्शन में होता है। जो नंबर पहले लिखा होता है उस एंड से आपका न्यूक्लियोटाइड रिमूव होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से इस सी को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से आपका सी रिमूव हो गया। ठीक है, जब ये रिमूव हो जाएगा तब आपका ए फ्री हो जाएगा, और ए तब आपके नॉर्मल बेस पेयरिंग जो टी है उससे पेयर कर सकता है। ठीक है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कभी कभी क्या होता है, गलती से आपके जो बेस पेयर होते हैं वो गलत पेयर कर जाते हैं ड्यू टू टॉटोमेरिक इफेक्ट। तो उससे रीस्टोर करने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज जिस एक्टिविटी का यूज़ करता है वो होती है आपकी 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और इसे आप प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हो। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, अब सेकंड मैंने वर्ड यूज़ किया था प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है जैसे ये रहा टेम्पलेट। ठीक है, अब आपका एंजाइम यहाँ पर आके बाइंड करेगा। एंजाइम जब बाइंड करेगा तभी तो ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा कंटिन्यूस इसके आगे। तो प्रोसेसिविटी का मतलब होता है अगर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करा, वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज आपका टेम्पलेट पे बाइंड करता रहता है और आपका डिसोशिएट होता रहता है। तो इसे हम एक इवेंट के तौर पे देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एक इवेंट पे इसने कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए। आपका जब एसोसिएट था और जब डिसोशिएट होने वाला था उसके बीच में इसने कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। जो डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है ड्यूरिंग बिफोर डिसोशिएशन, उसकी प्रोसेसिविटी आपकी हाई होती है। ठीक है, अब इस केस में थर्ड आता है आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में आप समझना, पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि पर सेकेंड, समझ लीजिए 1 सेकेंड में किसी डीएनए पॉलीमरेज ने आपके 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड करे और किसी और डीएनए पॉलीमरेज ने आपके 500 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए 1 सेकेंड के अंदर। तो पॉलीमराइजेशन रेट आपका दूसरे वाले का ज़्यादा है। तो डीएनए पॉलीमरेज में हम मेन 3 एक्टिविटी को समझते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रोसेसिविटी और पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब कि 1 सेकेंड में कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा उसकी पॉलीमराइजेशन रेट आपका ज़्यादा होगा। प्रूफ रीडिंग जो गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और वो एक्टिविटी होती है आपकी 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और तभी मैंने थर्ड बताया था मैंने आपको प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब है कि आपके बिफोर डिसोशिएशन, जब टेम्पलेट से आपको डिसोशिएट होता है डीएनए पॉलीमरेज, तो वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। जो ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा उसकी प्रोसेसिविटी आपकी ज़्यादा होगी, और जो कम को ऐड करेगा उसकी प्रोसेसिविटी आपकी कम होगी। तो इतना आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि ई कोलाई के अंदर 5 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज आपका डिस्कवर हुआ था ई कोलाई के अंदर वो था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसे आप कॉरनबर्ग एंजाइम भी कहते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 डीएनए पॉलीमरेज दिखाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में आप केवल एक पॉइंट याद कर लेना, फोर्थ और फिफ्थ डीएनए पॉलीमरेज, आप इन डीएनए पॉलीमरेज में आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगी। ये मेंबर होते हैं आपकी वाई फैमिली के, और ये रोल प्ले करते हैं आपका एसओएस रेस्पॉन्स में। एसओएस रेस्पॉन्स आपका एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, ठीक है। जब भी कोई ऐसा डैमेज हो जाता है ई कोलाई के डीएनए में, उसे बाईपास करने के लिए आपके फोर्थ और फिफ्थ डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करे जाते हैं। तो बाकी जो 3 डीएनए पॉलीमरेज बचे वो हैं आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इनके बारे में डिस्कस करोगे। पहला पॉइंट आप यहीं समझना, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, जो मेन रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है, वो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आप समझ लीजिए, यहाँ पर सब यूनिट्स का मतलब होता है प्रोटीन चेन। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसमें केवल एक प्रोटीन चेन है, सेकंड में आपकी 7 प्रोटीन चेन है, और थर्ड में आपकी मोर देन 10 प्रोटीन चेन है, ठीक है। ये आपका उन एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट है। मैंने आपको बताया था 3:5 इज अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई गलती से गलत बेस पेयर बन गया, उसे करेक्ट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ का यूज़ होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। ऐसी ही एक एक्टिविटी होती है 5:3। तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियोटाइड रिमूव होगा इस केस में, वो किस एंड से होगा? 5 से। इसमें किससे हो रहा था? आपका 3 से। तो 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी केवल आपकी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में प्रेजेंट होती है, सेकेंड और थर्ड में प्रेजेंट नहीं होती है। अब पॉलीमराइजेशन रेट मैंने बताया ना कि 1 सेकंड में कौन कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो फर्स्ट वाला करता है 16 to 20, सेकंड वाला करता है 40, और थर्ड वाला करता है 250 to 1000 1 सेकंड के अंदर। लास्ट होता है आपका प्रोसेसिविटी, न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोशिएट। तो ये करता है 200 तक, सेकंड वाला करता है 1500 तक, और ये आपका देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहा है? आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों एक्टिविटीज़ की वजह से, पॉलीमराइजेशन, प्रोसेसिविटी की वजह से, रेट हाई होने की वजह से, जो बेस्ट एंजाइम है आपका एप्लीकेशन में वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब जैसे मैंने बताया 5 डीएनए पॉलीमरेज हैं। जो फर्स्ट वाला है वो रोल प्ले करता है प्राइमर रिमूवल में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज आपका स्टार्टिंग से सिंथेसिस नहीं करते हैं, उन्हें वर्क करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म मतलब प्राइमर चाहिए होता है। अब प्राइमर की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए जी, जो आपका 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए नेचर का प्राइमर की सिंथेसिस करता है। उसके बाद आपके डीएनए पॉलीमरेज वर्क करते हैं। तो जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो प्राइमर रिमूवल के लिए आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपका डीएनए रिपेयर में भी रोल प्ले करते हैं, सेकंड वाला भी आपका डीएनए रिपेयर में रोल प्ले करता है। जो मेन आपका रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो कौन सा है? आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आपको ये याद रखना है। फोर्थ एंड फिफ्थ डीएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए डैमेज में रोल प्ले करते हैं, वो भी एसओएस रेस्पॉन्स में। अब हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का स्ट्रक्चर। आपको सब यूनिट याद रखनी है 10, मतलब 10 प्रोटीन चेन है। देखिए ये आपकी 10 प्रोटीन चेन है, ठीक है। तो मैंने हर यूनिट का, हर सब यूनिट का अपना एक फंक्शन होता है। आपको मालूम है जो ई कोलाई का डीएनए है वो आपका सर्कुलर है, ठीक है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जब ये मेल्ट हो जाता है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में चलती है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क आपकी इस डायरेक्शन में चलती है। तो जो ये सब यूनिट्स हैं, अब पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है अल्फा सब यूनिट के अंदर। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो मैंने आपको भी समझाया था वो होती है एपिल्सन के अंदर। अल्फा, एपिल्सन और थीटा आपका कोर पॉलीमरेज बनाते हैं, ठीक है। और जो थीटा वाला होता है उसका काम क्या होता है? इस कोर पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करके रखना।
टाउ यूनिट का काम होता है आपका दोनों कोर पॉलीमरेज को ज्वाइन करके रखना। ऐसे ही जो बीटा यूनिट होती है वो क्लैंप की तरह काम करती है। क्लैंप का मतलब एक इस स्ट्रैंड में बाइंड कर जाएगा क्लैंप, और एक इस स्ट्रैंड में बाइंड कर जाएगा। क्लैंप को लोड करने के लिए आपके क्लैंप लोडर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लैंप लोडर होते हैं। बाकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं 3-4, वो आपस में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, उन्हें आप क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स कहते हो। तो ये सब यूनिट्स हैं, ये आपको पूरी टेबल याद करनी है कि कौन क्या काम करता है। 10 सब यूनिट्स हैं और सबका पर्टिकुलर अपना अपना स्पेसिफाई एक फंक्शन है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए वहाँ पर तो मैंने सब यूनिट्स टेबल में बनाया था। मैंने आपको बताया था एक अल्फा होगी, पिल्सन होगी, थीटा होगी। ये आपका कोर यूनिट है। ऐसे ही एक कोर यूनिट ये है। तो एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के स्ट्रक्चर में 2 कोर यूनिट होती हैं। ये एक स्ट्रैंड से बाइंड करेगी, ये दूसरे स्ट्रैंड से बाइंड करेगी, ठीक है। दोनों ही टेम्पलेट से बाइंड करेगी। ऐसे ही आपका जो बीटा यूनिट होता है ये क्लैंप की तरह काम करता है, ये स्ट्रैंड में फिक्स होता है जाके। मैंने ये जो यूनिट्स दिखाई हैं वो आपकी एक साइड में अटैच रहती हैं। समझ लीजिए आपकी ये इस साइड में अटैच है। इन्हें आप कहते हो क्लैंप लोडर। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है एक स्ट्रैंड पे, और एक स्ट्रैंड पे आपका कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, उसे आप कहते हो लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट पे आपका ये मूव करेगा, ये वाली कोर यूनिट, जिस पे आपके क्लैंप लोडर अटैच रहते हैं। जैसे इस पे यहाँ पर अटैच हैं इस वाली कोर यूनिट पे, तो ये आपका रन करता है लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट पे, ठीक है। इतना याद रखना। अल्फा यूनिट का काम है पॉलीमराइजेशन। आपको मालूम है डीएनए रेप्लिकेशन आपका 5:3 डायरेक्शन में होता है। इपिल्सन यूनिट का काम होता है प्रूफ रीडिंग। थीटा का काम है स्टेबलाइज करना। अब यहाँ पर जो ये मैंने दिखाया है इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये आपकी टाउ यूनिट है, तो मैंने आपको इससे पहले फंक्शन बताए थे। बाकी जितनी सब यूनिट्स बची ना आपकी, वो सब आपकी क्लैंप लोडर की तरह काम करती हैं। तो आपके सिलेबस में डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस आते हैं और उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो आपको पहले जनरली डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग, प्रोसेसिविटी और पॉलीमराइजेशन के बारे में डिफाइन करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज डिफाइन करने हैं। देन हर सब यूनिट का फंक्शन एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर बताना है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टोपोआइसोमरेज के बारे में। थैंक यू।